हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें एक पार्ट होता है डिफरेंस का, मतलब एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि अंतर बताएं। ठीक है, और हर साल लगभग आ ही जाता है। तो जितने वीवीआई पूरे केमिस्ट्री में, मतलब मैं 16 चैप्टर के केमिस्ट्री में जितना वीवीआई पूछा गया है और जो आ सकता है उसका हम लोग अंतर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अंतर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विलियन चैप्टर से कि अनादर्श विलियन और आदर्श विलियन में क्या अंतर है। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो क्या है ये? जनरली ये ज्यादातर 2 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन क्या है कि अनादर्श विलियन, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो आदर्श विलियन किसको बोलते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलियन। दूसरा क्या होता है कि इसमें आयतन में जो हम लोग मिक्स करते हैं सॉल्यूशन, जो मिक्स सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और ना ही उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का या इंथैल्पी का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो डेल एच बराबर 0 और डेल वी बराबर 0। और इस अनादर्श विलियन में क्या होता है? डेल वी नॉट इक्वल टू 0 और डेल एच नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा अंतर है कि इसमें जो अवयवों की संरचना होती है वो क्या होती है? समानता होती है, समान होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। इसमें अवयवों की संरचना में असमानता होती है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मिश्रण, और जैसे HCl और H2O का मिश्रण। इसमें तुम एक और अंतर लिख सकता है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले यौगिक और दूसरा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले यौगिक। इसमें किसी प्रकार का प्रकार नहीं होता। ठीक है, इसमें एक और लिख सकते हो इस तरीके से, Pa बराबर P नॉट ए इंटू एक्स है। और इसी तरह से दूसरे विलियन के लिए Pb बराबर P नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। और जबकि हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो क्या कर देंगे? Pa नॉट इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए और Pb नॉट इक्वल टू P नॉट बी इंटू एक्स बी। हो गया 5 नंबर के लिए रेडी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा है घनात्मक। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन है कि परिसरण और प्रसरण में क्या अंतर है। ठीक है, प्रसरण को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? विसरण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक है, परासरण और विसरण का मुख्य जो डिफरेंस है वो उसके अर्धपारगम झिल्ली के कारण आता है। मतलब परासरण की प्रक्रिया हम किसको बोलेंगे? जब 2 विभिन्न सांद्रण वाले विलयन में से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार कर दूसरी ओर जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण। लेकिन विसरण में क्या होता है? किसी भी विलयन की या किसी भी गैसीय माध्यम में कोई भी सांद्रता का रूप नहीं होता है, वह स्वतंत्र रूप से एक दूसरे में मिश्रित हो सकती है। जैसे तुम्हारा अगरबत्ती का धुआं दूर तक चला जाता है, मैगी कहीं बन रहा है तुमको सुगंध आ जाता है, तो ये सब जो है एक सब क्या है? विसरण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसी में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर है कि परासरण की प्रक्रिया 2 असमान सांद्रण वाले घोलों के मध्य होती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तुम इसको अलग एक पॉइंट भी बना सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम इसमें बना सकते हो, इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है, इसके बिना परासरण की प्रक्रिया वो नहीं कही जाएगी। ठीक है, इसमें भी 2 है, जैसे इनमें किन्हीं भी 2 घोलों या गैसों के बीच में स्वतंत्र रूप में क्या होता है? गमन होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बना सकते हो क्या? इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, मतलब एक पॉइंट से हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। दूसरा है कि इसमें केवल विलायक के जो अणु है वही अर्धपारगम झिल्ली से पार कर सकते हैं। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया में सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली से, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई भी अणु विलय या विलायक आपस में एक दूसरे से मिश्रित हो सकते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रण घोल की ओर जाते हैं, ठीक है, और इसमें किसी भी सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती है। 4 पॉइंट हो गया ऐसे। इसका एक एग्जाम्पल लगा देना है, जैसे अंडे का फूलना, किशमिश का फूलना, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण। अब इसमें एक एग्जाम्पल लगा देंगे, जैसे हम लोग गैसों का मिश्रित होना वायुमंडल में, या अगरबत्ती का एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना, ये सब क्या है, तुम्हारा विसरण की प्रक्रिया है। क्लियर हो गया विसरण और परासरण। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तुमको 5वें नंबर चैप्टर में पढ़े होगे, कि वास्तविक विलयन, हेलो, हाँ भेज दिए, वो ब्रश ब्रश देखे ना, वो पेंट करने वाला, हाँ वो नहीं, पोस्टर साटेगा, देखे ना, होगा गैरेज। ठीक है, वास्तविक विलयन, उसका कोलाइड और निलंबन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, तीनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है वास्तविक का एक कॉलम बना लिया, कोलाइड का एक स्कंदन। स्कंदन को हिंदी में हम लोग, और हिंदी में इसको निलंबन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सस्पेंशन कहा जाता है, इसको कोलाइडल कहते हैं, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अवयवों का आकार, ये क्वेश्चन तुम्हारे बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, अवयवों का आकार क्या है, इसमें 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से क्या होगा, इसमें कम होगा। इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और इसमें 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए तुम एक एग्जांपल समझ लो, उससे तुमको समझने में आसानी होगा। इसमें जो विलयन होता है, इसमें तुम मान लो कि चीनी और पानी का विलयन, किसका विलयन, चीनी और पानी का विलयन। इसमें तुम मान लो चौक, समझते हो ना, चौक प्लस पानी का विलयन, या तुम इसमें दूध भी एग्जाम्पल में ले सकते हो, दूध का जो पाउडर आता है उसको पानी में घोल दो, उसका विलयन। और इसमें तुम रख सकते हो मिट्टी या बालू प्लस पानी का विलयन। ठीक है, याद रहेगा, या सीमेंट का भी तुम इसमें तीनों का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर से कम का आकार होगा तो दिखेगा ही नहीं नंगी आंखों से। अब देखो चौक पानी में तुमको हल्का हल्का चौक का दिखता होगा, धुंधलापन, यानी कि उसका आकार 1 नैनोमीटर से 9 नैनोमीटर के बीच में। ये एग्जांपल याद रखो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। 100 नैनोमीटर से अधिक होगा। अब देखना दृष्टिया, मतलब इसमें विलय को सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। क्या होता है विलय, हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चीनी पानी में चीनी दिखाई देता है क्या। ठीक है, विलय अवयव आंखों से देखे जा सकते हैं, और इसमें बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण, अलग करना, हम इसमें से क्या फिल्टर पेपर द्वारा अलग कर सकते हैं चीनी को, नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे डालोगे चीनी अलग हो जाएगा क्या, नहीं ना। फिल्टर पेपर द्वारा, जैसे टिश्यू पेपर को मोड़ दो, उसमें से तुम नींबू पानी, सॉरी चीनी पानी को उसमें डालो तो चीनी अलग हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसमें हम लोग पृथक्करण फिल्टर पेपर द्वारा नहीं कर सकते। इसमें विलय को हम लोग अल्ट्रा फिल्टर कर सकते हैं, जैसे परासरण विधि के द्वारा भी हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसको हम लोग आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। टिश्यू पेपर में रखो, बालू ऊपर आ जाएगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, निथारना, विलय को आराम से हम लोग इसमें निथार सकते हैं। निथारना भी एक पृथक्करण की विधि है। ठीक है, इसमें निथारे जा सकते हैं, उसमें अलग आसानी से किया जा सकता है। निथारना मतलब या तो चुन के निकालना या आसानी से छान लेना। ठीक है, टिंडल प्रभाव, या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी प्रकाश को किसी विलयन या किसी कोलाइड या निलंबन से गुजारते हैं, तो वह प्रकाश इस बर्तन में, ठीक है, वहां पे प्रदीप्त होता है, वहां चमकता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट में बताएं। अब ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, क्योंकि जैसे तुम फोकस मारोगे तो आर पार हो जाएगा पूरा लाइट। ठीक है, इसमें तुमको टिंडल प्रभाव अच्छा से दिखाता है, और सबसे अच्छा से देखा जा सकता है इसमें। और इसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता ऐसा नहीं है, इसमें अंशतः देखा जा सकता है, मतलब थोड़ा दिखता है, थोड़ा अच्छा नहीं भी दिखता है। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति बोलते हैं कि किसी भी विलयन में उसके अणु की जो जिगजैग मोशन होता है, इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है, इसमें विलय के कण दिखाई देते हैं, यानी कि ये ब्राउनी गति आसानी से करता है, ये भी ब्राउनी गति करता है, और ये भी ब्राउनी गति
करता है। इसमें ब्राउनी गति की जो मात्रा होती है, मतलब गति होती है, बहुत ही न्यूनतम होती है। क्या होती है? बहुत ही न्यूनतम। तो सबसे तुम्हारा कम होगा इसमें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं विद्युत अपघटनी, सॉरी विद्युत रसायन चैप्टर में सेल विभव और विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक। इसमें क्या होता है कि सेल विभव और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, इसको शॉर्टकट में हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और इसको कहा जाता है ई सेल, ठीक है। अब क्या है, ये किसी भी स्थिति में सेल के अर्ध सेलों के बीच का विभवांतर, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच का जो विभवांतर होता है, अंतर होता है विभव का, उसको हम लोग बोलते हैं सेल विभव, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या बोलते हैं कि किसी सेल के खुला परिपथ में जो विभवांतर होता है, मतलब दोनों में अंतर इतना ही है कि इसका जो परिपथ है वो ओपन है। जब ओपन परिपथ में हम लोग इंटरनली रूप से जब विभव मापते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। और जब चलित विद्युत धारा, जब विद्युत धारा चल रही होती है, तब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विभव मापते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेल विभव, ठीक है। यानी कि इसमें वोल्टेज इलेक्ट्रोड पर डेवलप होता है और इसमें वोल्टेज डेवलप होने से पहले का जो मेजरमेंट होता है वोल्टेज का, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। यानी कि विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है, एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है सेल में परिपथ में घूमने के लिए, और जिससे वोल्टेज जनरेट होता है। ऐसे भी सिंपल भाषा में समझ सकते हो। सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। इसमें जो हमको वोल्टेज प्राप्त होता है उसकी मात्रा हमेशा सेल से कम होनी चाहिए। सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टता के बराबर भी इसमें हो सकता है, ठीक है। यह परिपथ से विद्युत धारा के प्रवाह के उत्तरदायी नहीं होता, मतलब जो विद्युत धारा बहती है उसके लिए यह उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन इसके बिना, डेवलप हुए बिना विद्युत धारा बह ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब कि पहले ईएमएफ के कारण विद्युत वोल्टेज जनरेट होगा, तब जाकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। यह परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाही का उत्तरदायी होता है। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और इसको मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। और इसको मापने के लिए वोल्टेज, यानी कि ईएमएफ को मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं और सेल विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का। दोनों अलग अलग चीज है। अब आता है उसमें एक दो प्रकार के सेल हैं मुख्यतः, ठीक है। एक है गैल्वेनिक सेल, एक है विद्युत अपघटन सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल का एक बेसिक डायग्राम ये होता है कि इसमें जो प्रक्रिया होती है वो एक ही बीकर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य होती है, ठीक है। जबकि तुम्हारा इसमें जो प्रक्रिया होती है, इसमें दो अलग अलग बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोड के मध्य, दोनों के मध्य प्रक्रिया होती है, जिसमें दोनों बीकर को एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग बीकर होता है और उसमें एक ही बीकर होता है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करती है? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोनों में क्या अंतर है? या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल से में अभिक्रिया लगातार होती है। क्या होती है? इसमें अभिक्रिया लगातार होती है और इसमें विद्युत अपघटनी में अभिक्रिया लगातार नहीं होती है, ठीक है। दो अलग अलग पात्रों में, देखो है ना लिखा हुआ, दो अलग अलग पात्रों में दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रहता है, तब अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणात्मक होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें एनोड पर क्या होता है? ऋणात्मक, और इस पे कैथोड पर क्या होता है? धनात्मक, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एनोड पर धनायन और कैथोड पर ऋणायन, जो हम लोग सामान्यतः जानते हैं इस चीज को, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है? तुम्हारा बाय सोर्स द्वारा, मतलब बाहर की तरफ से होता है, ठीक है। तुम इसमें और भी बहुत सारा अंतर है, जैसे तुम इसमें एक अंतर तुमको बताए थे, इसका एक ट्रिक हम बताए थे गैल्वेनिक सेल का, लोन बताए थे। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एनोड और उस पर होगा निगेटिव चार्ज, N4 Zn मान सकते हो, ठीक है।
एक बताए थे RRPC, बताए थे। RRPC का मतलब क्या हुआ, राइट साइड, जो राइट साइड होगा उसमें रिडक्शन होगा यानी अपकरण होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और C4 कैथोड, और C4 हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हो। विभव ऑफ सेल में अभी किए हैं तुरंत, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, छोड़ दे क्या अभी, ठीक। देखो अगला है तुम्हारा रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। आणविकता का मतलब ही होता है अणु को गिनना। आणविकता का अर्थ ही क्या है, अणु की संख्या को गिनना समान स्थिति में। और ये दोनों सैद्धांतिक अध्ययन है, सॉरी सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन है। अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है कि जब अभिक्रिया चल रही होती है और तब उसमें कौन कौन से अणु या कितनी संख्या में अणु उस अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, सही रूप में, रियल रूप में। देखने के लिए कुछ और है और सही रूप में कुछ और होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों स्थिति को जब देखा जाता है तो वहां से दो प्रकार का अपना कंडीशन अलग होता है। एक कंडीशन है अपना आणविकता की गणना करना, एक है अभिक्रिया की कोटि का गणना करना, ठीक है। आणविकता क्या होता है, अभिक्रिया के प्रारंभ करने वाले अभिकारकों के, है ना, कणुओं की न्यूनतम संख्या, उसमें कितना अणु उसका हिस्सा ले रहा है। तुमको किसी भी अभिक्रिया में दो भाग होता है, A+B, अब बनता है C+D। तो एक भाग जो बायां साइड सामान्यता होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो दायां साइड होता है उसको हम लोग सामान्यता बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो जो बायां साइड है उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले अभिकारकों की न्यूनतम संख्या कहलाती। इसमें क्या होता है कि ये निर्भर करता है तुम्हारा मास एक्शन लॉ पे, द्रव्यमान क्रिया नियम पर। द्रव्यमान क्रिया नियम ये कहता है जब हम लोग किसी भी अभिकारक में जो भी अवयव हैं उनकी सांद्रता का गुणनफल जो होता है वो उसकी अभिक्रिया की दर के समानुपाती होता है, और जो भी उसका कोफिशिएंट है वो इसके पावर के रूप में व्यक्त होगा। तो ये जो पावर होता है ना, इसी पावर को जब जोड़ दिया जाता है A+B तो हमको प्राप्त हो जाता है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। बात समझ में आया। इसका मान हमेशा घन पूर्णांक होता है, ठीक है। मतलब घन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, ठीक है। यह मान जीरो, भिन्न और एवं घन पूर्णांक तीनों में हो सकता है। मतलब जीरो भी, ये तो जीरो कभी नहीं हो सकता, आणविकता जीरो का मतलब अणु अभिक्रिया में भाग ही नहीं लिया है, ठीक है। एक हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका प्रकार भी हम पढ़ाए थे क्लास में, एकल आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक और बहुआण्विक, ठीक है। और इसका होता है तुम्हारा जीरो, भिन्न और घन। मतलब इसमें जीरो भी हो सकता है अभिक्रिया की कोटि, 1 2 3 4 भी हो सकता है, और दशमलव में भी हो सकता है, ठीक है। यह सैद्धांतिक तथ्य है और यह क्या है, प्रायोगिक तथ्य। मतलब प्रयोग के आधार पर निश्चित किया जाता है कि कौन से अणु उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो दिखता है उतना हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। जैसे इसमें एक तुम्हारा छद्म कोटि अभिक्रिया है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में जल की मात्रा जो होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अभिक्रिया है वो ईस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। कॉपी में पढ़ाया हुआ है, इसको देख लेना। ताप एवं सांद्रण से अप्रभावित होता है, इसमें ताप एवं सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो अभिक्रिया होती है वो तो सांद्रण और ताप दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए यह अभिक्रिया की जो कोटि है वो ताप और सांद्रता दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। ठीक है, आज भर यहीं रहने दो, इससे आगे हम लोग मतलब कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और एक बार अंतर कर लोगे तो तुम्हारा फिर क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा चले जाना वहां पे, सजेशन लेते आना थोड़ा। फोटोकॉपी पेट्रोल है, पेट्रोल है क्या? तुम नहीं जाएगा, किसी को दे दो। हाँ